बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। साबिर शाकिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज है 7 अक्टूबर, साल है 2019 और दिन है आज मंडे का। आज आपको कुछ गुफ्तगू करेंगे। धरना तो है ही है कि वो क्या शक्ल इख्तियार करेगा और क्या करने जा रहा है। अभी तक जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स जारी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बदस्तूर अड़े हुए हैं कि उन्होंने आना ही आना है और उन्होंने हिदायत भी दे दी हैं। अब बाकायदा तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक मीडिया सेल बना दिया है और मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं जो कि मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकातें करेंगी और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगी और इस धरने और आज़ादी मार्च के हक़ में जो उनके दलाइल हैं वो कोशिश करेंगी कि इंडिविजुअली जाएं एंकर्स के पास, मीडिया पर्सन्स के पास और उनको जाके बताएं कि जनाब हमारा क्या मैनिफेस्टो है, हमारा क्या अहदाफ हैं और हुकूमत से और इस सिस्टम से उनकी शिकायत क्या हैं। एक बात तो ये, लेकिन दूसरी जानिब ये क्या धरने के लिए और ये सारी चीज़ें इस वक्त ये मुनासिब वक्त है। असल पॉइंट ये है। धरने की तरफ मैं वापस आता हूँ ठहर के, लेकिन पहले ये बताऊँ कि इस वक्त अदरवाइज़ क्या हो रहा है। अदरवाइज़ ये है कि आपको पता है कि अफ़गान तालिबान तो जा चुके हैं मुलाकात करने के बाद वापस कतर। ज़ल्मे खलीलज़ाद भी वापस जा चुके हैं और इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था। ब्रेक थ्रू ये हुआ कि अफ़गान तालिबान के कुछ कैदी जो कि इनके रहनुमा थे और 2 सूबों के गवर्नर थे वो बगराम एयरपेस पे अमरीकी तहवील में थे, वो रिहा कर दिए गए हैं। जबकि मज़ीद अफ़गान तालिबान ने अपने कुछ 11 कैदी की फ़हरिस्त दी है। वो उन्होंने कहा है कि वो भी क्या कहना चाहिए जो एक एतमाद साज़ी के लिए एतमाद साज़ी के अमल को बहाल करने के लिए उन 11 कैदियों को भी रिहा किया जाए। वो फहरिस्त थमा दी गई है अमेरिकन्स को, ज़ल्मे खलीलज़ाद को। तो ये एक ब्रेक थ्रू था जो कि इस्लामाबाद में हुआ और अमलन वो डायलॉग शुरू हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान में के हल के लिए, गैर फ़ौजी हल के लिए अमन का जो अमल था वो शुरू हो चुका है। फिर एक और चीज़ वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अहम तरीन दौरे पर चाइना जा रहे हैं। आर्मी चीफ़ एक दिन पहले पहुंच चुके हैं। इस वक्त आर्मी चीफ़ जो हैं वो बीजिंग में है, चाइना में हैं और वो वहाँ मुलाकातें करेंगे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के साथ। और इमरान ख़ान पहुँचेंगे कल सुबह और इस तरीके से ये चीन का 3 मुल्की दौरा जो है वो शुरू हो जाएगा। इस दौरे में क्या है, उसमें है कि सी पैक का जो अगला फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, उस पर अमल के लिए दोनों मुल्कों की क़यादतें जो हैं वो बैठेंगी और तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए बातचीत की जाएगी। और इसमें एक और चीज़ भी है, क्योंकि आर्मी चीफ़ का जाना ख़ास तौर पे वो ये है कि कश्मीर का इशू इस वक्त हुआ है। कश्मीर के मामले में इस वक्त पाकिस्तान और चाइना हर फोरम पे एक हैं। कश्मीर के मामले पे आगे कैसे बढ़ा जाए। और एक चीज़, दूसरी चीज़, आर्मी चीफ़ क्यों जा रहे हैं वो है अफ़गानिस्तान का मसला। अफ़गानिस्तान के मामले में क्योंकि अफ़गान तालिबान रशिया, चाइना, ईरान से होते हुए पाकिस्तान पहुँचे थे और अब रीजनल प्लेयर्स जो हैं चाइना, पाकिस्तान, ईरान ये भी और रशिया, ये अमेरिकन से हट के भी एक रीजनल प्लेयर्स का भी एक ग्रुप बना हुआ है। वो कैसे बढ़ेंगे इस रीजन में पीस को आगे बढ़ाने के लिए, अफ़गानिस्तान के ख़ास तौर पे मुस्तकबिल के लिए, इसलिए आर्मी चीफ़ इसलिए भी जा रहे हैं। फिर सी पैक का बड़ा जुड़ा हुआ है, डिफेंस रिलेटेड भी हैं कि उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाएगा, क्योंकि सी पैक जो रूट है इक़्तिसादी रूट, इक़्तिसादी राहदारी का, इसको एक्टिव भी होना है, इसको फंक्शनल भी होना है, इसलिए आर्मी चीफ़ पहुँचे हुए हैं। तो ये 3 दिन का जो विज़िट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है
और पाकिस्तान के लिए भी, इस रीजन के लिए भी, और ख़ास तौर पे मसला कश्मीर, सी पैक का पार्ट 2 और पार्ट 3 और अफ़गानिस्तान का मामला। तो ये तो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस नौइयत की। तो क्या इन हालात में धरने के नतीजे में क्या किसी को इजाज़त दी जाएगी कि वो धरना दे, और धरने के नज़रिए में पाकिस्तान में क्या कहना चाहिए, डिस्टेबल किया जाए, इंस्टेबिलिटी हो पाकिस्तान में, सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम हो? ये वो चीज़ है जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब बस ये आनन फानन, क्योंकि ये बात हो रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो मुझे तो फ़िलहाल ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे कोई ऐसा हाथ है, क्योंकि ये जो हालात हैं इधर वो तो बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ ख़ास तौर पे जिसको बहुत ही खुफिया रखा जा रहा है वो है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो बहुत ही खुफिया इनडायरेक्ट राब्ते हैं, उसमें पाकिस्तान एक अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। और अगर पाकिस्तान का रोल ये ना होता तो इस वक्त ईरान और सऊदी अरब आपस में जंग कर चुके होते स्टार्ट, लेकिन उसमें पाकिस्तान दोनों लीडरशिप के साथ राब्ते में है, पैगाम रसानी चल रही है, और वो मामला अभी तक रुका हुआ है। और कोशिश की जा रही है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो भी बग़ैर किसी लड़ाई के हल कर लिए जाएं, क्योंकि ख़ास तौर पे शाम और यमन के मामले में एक दूसरे मुल्कों को, दोनों को, सऊदी अरब को भी और ईरान को, एक दूसरे से गिले शिकवे हैं। और ख़ास तौर पे जो ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हुआ सऊदी अरब में, उसके बाद फिर एक और नक्शा है कि इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, और वो है फैटफ का मामला। फैटफ के मामले में एक और जो इंडिया की कोशिश थी वो नाकाम हो चुकी है, क्योंकि फैटफ के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई और उसमें पाकिस्तान ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की और जो इक़दामात उठाए गए पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, फैटफ ने जो डिमांड रखी थी उसके अकॉर्डिंगली, उसमें तकरीबन 40 में से 36 नुकात पर पाकिस्तान अमल कर चुका है, और एशिया पैसिफिक ग्रुप के भी 27 में से 10 पर मुकम्मल, जबकि 10 पर जुज़वी तौर पे अमल हो चुका है। अब इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। बैकग्राउंड में क्या है, इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से फैटफ की तलवार जो है वो पाकिस्तान पे लटकती रहे, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका नाम दिया जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, कलअदम तंजीमों के हवाले से, फंडिंग के हवाले से इन चीज़ों को देखती हैं। और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आया हुआ है। ग्रे लिस्ट से ये बिल्कुल क्लियर भी हो सकता है और ग्रे लिस्ट से ये ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। ब्लैक लिस्ट में जाने की सूरत में पाकिस्तान पे बेशुमार किस्म की इक़्तिसादी पाबंदियाँ जो हैं वो आ सकती हैं, और इंडिया बैकडोर पे बैठ के, बैकग्राउंड में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल साजिशें कर रहा है। और ये मुसलसल उसकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाए, और यही वजह है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान यहाँ पे इक़दामात उठा रहा है। कलअदम तंजीमें कौन सी हैं, वो ज़्यादातर मजहबी तंजीमें थीं, कौम परस्तों की तंजीमें थीं, वो कलअदम तंजीमें थी जो मिलिटेंसी पे यकीन रखती हैं। मदारस रिफॉर्म्स जो हैं वो भी शामिल हैं, मदारस को जो फंडिंग होती है उसको भी रोकना वो भी शामिल है फैटफ में। और ये जो कलअदम तंजीमें हैं जो मजहबी, जो जिहादी कहलाती हैं, उनकी फ़ंडिंग को भी रोकना है, उनको मॉनिटर भी करना है। तो उसमें पाकिस्तान को एक कामयाबी ये हुई कि हाफ़िज़ सईद साहब जो थे वो अंडर ऑब्जर्वेशन थे, और उनके अकाउंट्स पाकिस्तान की तरफ से इक़दामात इतने उठाए गए, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, हाफ़िज़ सईद साहब की रिक्वेस्ट, उनके पर्सनल अकाउंट से 1.5 लाख रुपए माहाना जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सीज़ हैं, वो इजाज़त मिल गई। ये पॉजिटिव साइंस हैं जो आ रहे हैं। तो क्या इन हालात में मौलाना फजलुर रहमान साहब को मजहबी कार्ड खेलने की इजाज़त दी जा सकती है? ये वो चीज़ है जो कि
आगे जाके इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे दोनों जमातें क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब से दूर हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये आगे बढ़ते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ, तो गवर्नमेंट का तो बयानिया ही ये है, वो जनरल बाजवा साहब भी उसमें शामिल हैं, उसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं कि हमने पाकिस्तान को डीमिलिटराइज़ करना है। प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट मजहबी जमातें हैं, दीनी जमातें हैं या अस्करी जमातें हैं, उनको डीमिलिटराइज़ करना है, उनको कौमी दायरे में लेके आना है। वो खा जैश मोहम्मद हो, खा वो हाफिज़ सईद साहब की जमात हो, खा वो कोई और हो। फिर मदारिस जिन पे क्वेश्चन बार बार उठता है, उसमें रिफॉर्म्स लेके आनी है, वो रिफॉर्म्स भी उसका हिस्सा हैं फैटफ का। तो ये वो चीज़ें हैं। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब इस सारी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, आगे पुल बांधना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसीबत का शिकार रहे? इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नवाज़ भी जो एक नुक्ते पे फंसी हुई है, वो है मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, और उनको इस बारीकी का पता है। ये है वो चीज़ जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में वो ज़रूर ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को भी और पीपल्स पार्टी को भी, और जो उनसे मिलने जाता है कि मुझे इशारा है और मुझे आशीर्वाद है पावर प्लेयर्स की, लेकिन उनके जो फुटप्रिंट्स हैं वो फील्ड में नज़र नहीं आते, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे जा रहे हैं। फिर कश्मीर ये इस धरने की वजह से एक और नुकसान जो हुआ पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के शहरियों को, वो ये हुआ है कि कश्मीर का मामला पस मंज़र में चला गया है, वो इस वक्त मीडिया में नहीं है, जबकि आलमी ज़राया अबलाग में कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल वो एक अहम तरीन मौजू है, लेकिन हमारे यहाँ नेशनल मीडिया से वो चीज़ गायब हो चुकी है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो आपके सामने पेश करनी थी। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे, तो कल मज़ीद अपडेट्स के साथ आएंगे। कल चाइना का विज़िट भी शुरू हो चुका होगा, तो कल हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या क्या MOUs साइन हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं और आगे फ़र्दर क्या होना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।